जय हिंद साथियों, मैं आपका कॉमरेड आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन मंजिल की 4th वीडियो पे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि हम में से दो कैटेगरी के मेरे भाई हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम की। कैटेगरी ए में वो मेरे भाई आते हैं जो जुलाई के हिसाब से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल रेडी हैं और वो सोचते हैं कि जुलाई में एग्जाम हो जाए तो हम बिल्कुल रेडी हैं। बी कैटेगरी में वो मेरे भाई हैं जो सोच रहे हैं कि अगस्त में एग्जाम होगा या फिर सितंबर में एग्जाम होगा, जुलाई में तो कोई चांस ही नहीं है एग्जाम होने का। तो देखो, अगर जुलाई में एग्जाम हो गया तो बी कैटेगरी के भाइयों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, और अगर अगस्त में एग्जाम हुआ, सितंबर में एग्जाम हुआ तो जुलाई वाले मेरे भाइयों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जुलाई में भी वो रेडी थे, अगस्त में भी वो रेडी है, सितंबर में भी वो रेडी है। तो लॉस ऑटोमेटिकली किसका होने वाला है? बी कैटेगरी के मेरे भाइयों का होने वाला है, जो ये माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि जुलाई में तो कोई चांस ही नहीं है, हम तो अगस्त और सितंबर में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो ये माइंडसेट अपना बिल्कुल चेंज कर लेना। जुलाई में अगर 1% भी हुआ कि एग्जाम हो जाए तो बहुत आपको दिक्कत होने वाली है, और बीइंग ए सोल्जर रेडी रहना चाहिए हर सिचुएशन में। एग्जाम चाहे जब मर्जी हो, हमें अपना कर्म करते रहना है। और देखो, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब एग्जाम डेट फिक्स हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा अब मैं करूं तो करूं क्या। आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देगा, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, बहुत टेंशन में आ जाओगे। ठीक है, नई चीजें तो छोड़ो, जो आपने पढ़ा हुआ होता है, जो रिवाइज करते हुआ बार-बार, वो भी हमारे माइंड में अच्छी तरह से स्टोर नहीं रहता है। इसीलिए वोकैबुलरी की एक ऐसी चीज होती है जिसको शुरू से ही पढ़ना होता है, और मिशन मंजिल से दोस्तों आपको 6 से 7 नंबर आपके कंफर्म होने वाले हैं अगर आप इसको अच्छी तरह से कर लेते हो। क्योंकि बहुत एनालिसिस के बाद मैं ये वीडियो लाता हूं, किसी को कोई कंटेंट कॉपी नहीं करता हूं। ठीक है, बुक से उठाता हूं और बहुत एनालिसिस के साथ, बहुत मेहनत के साथ आपको कंटेंट लाता हूं और आपको ये क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा यहाँ से हेल्प मिलने वाली है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो आप इस पे पूरा रिलाई कर सकते हो, पूरा ट्रस्ट कर सकते हो। अभी तक अगर आपने ट्रस्ट शो किया तो आगे भी ट्रस्ट शो करते रहना, और इस मिशन मंजिल में जो भी करवा रहा हूं उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करते रहना। देखना 6 से 7 नंबर आपके प्रिपेयर हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 6 से 7 नंबर आपको ऐसे एग्जाम में हेल्प कर जाएंगे। और ये कम मार्क्स नहीं होते हैं, जिनको दिक्कत आती है वोकैबुलरी में, उनके लिए ये बिल्कुल अमृत है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे आपको पता चल जाएगा, आगे धीरे-धीरे जैसे हम बहुत सारी आपको इसको वीडियो दे देंगे मिशन मंजिल की, तो धीरे-धीरे आपको बहुत यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी आने वाला है। तो सबसे पहले आपको सिनोनिम्स बताना है दोस्तों। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा ऑब्सोलेट। दोस्तों, ऑब्सोलेट का आपको क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। तो ऑब्सोलेट का मीनिंग आपको पहले क्लियर होना चाहिए। ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना, जो क्या होता है दोस्तों, अप्रचलित हो जाता है। ठीक है, अप्रचलित कोई चीज़ हो जाती है उसको ही ऑब्सोलेट कहा जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसको आपका क्या करना है? सिनोनिम आपको यहाँ पे लगाना है। तो देखो, सबसे पहले आपको मैं याद भी करवा दूंगा ऑब्सोलेट, डोंट वरी। तो न्यू का मतलब तो नया होता है, रिसेंट का मतलब जो हाल ही में होता है, आउटडेटेड का मतलब होता है जो एक्सपायर हो गया हो, पुराना हो गया हो, और टेम्पोरेरी का मतलब तो आपको पता ही होगा। देखो, आउटडेटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में जो आउटडेटेड है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्सोलेट को आप इस तरह से याद करो कि देखो, अब ओबी से अब शोले, जो शोले फिल्म थी ना, जय और वीरूवारी, वो क्या हो गई? अब पुरानी हो गई है, बहुत क्या हो गई है? अप्रचलित हो गई है। ठीक है, या ऐसे देखो, अब स्लेट, अब स्लेट, अब हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हमें कहीं ना कहीं स्लेटों पे लिखना पड़ता था। ठीक है, अब वो स्लेट अप्रचलित हो गई है, पुरानी हो गई है, अब नए नए स्कूल आ रहे हैं, स्लेटों का कोई भी काम नहीं रह गया है। ठीक है, तो इस तरह से याद करना कि अब स्लेट या अब शोले फिल्म बहुत पुरानी हो गई है, अप्रचलन में हो गई है, यानी कि आउटडेटेड हो गई है। आई होप आपके माइंड में सेट हो गया होगा ऑब्सोलेट का मीनिंग। अगर आपको पता था, अब कभी भी नहीं भूलोगे, नहीं पता था तब भी नहीं भूलोगे, और इसका सिनोनिम्स आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये खासियत है मिशन मंजिल की कि आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वर्ड उसी टाइम सेट हो जाता है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस वीडियो को ध्यान से देखना होता है। और नोट्स बना सको तो ज़रूर से बना लेना। ठीक है, मैं तो कहूँगा बना ही लेना, बहुत यहाँ पे हेल्प आपको मिलने वाली है। सेकेंड है दोस्तों यहाँ पे रैकलेस। देखो, रैकलेस को आपको यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है रैकलेस का आपको। तो रैकलेस का मीनिंग आपको पहले क्लियर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सिनोनिम्स लगा पाओगे। तो रैकलेस का मतलब होता है दोस्तों लापरवाही से। ठीक है, यानी कि क्या करना? लापरवाही से, या फिर आपका जो होता है ना केयरलेसपन। ठीक है, लापरवाहपन जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? रैकलेस कहा जाता है। तो देखो, ऑप्शन ए में करेज है, तो करेज का मीनिंग होता है दोस्तों साहसी। ठीक है, या साहस। रैश का मतलब आपको बाद में बताता हूँ। बोल्ड का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या होता है? साहसी होता है, और डेयरिंग का मतलब भी क्या होता है? साहसी होता है। तो करेजस, बोल्ड और डेयरिंग ये आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। और रैश का मतलब हो जाएगा दोस्तों क्या? आपका लापरवाह, केयरलेस। ठीक है, केयरलेस ड्राइविंग, यानी कि रैकलेस क्या दोस्तों? ड्राइविंग। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों क्वीर। क्वीर का मतलब होता है विचित्र। ठीक है, क्या होता है? विचित्र। अब आपको इसका सिनोनिम्स लगाना है। तो रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यपद। बहुत अच्छी तरह से ये मैंने याद करवाए हैं सीरीज़ A to Z वोकैबुलरी अप्रैल स्पेशल A to Z में बहुत अच्छी तरह से बता के रखे हैं। अपसर्ड, अपसर्ड का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? विचित्र होता है, सॉरी हास्यपद होता है। ठीक है, रिडिकुलस होता है, फूलिश होता है। और एनोमलस का मतलब होता है दोस्तों आपका जो असामान्य हो, सामान्य से हटकर हो। ठीक है, और ओड का मतलब होता है आपका विचित्र, अनोखा। ठीक है,
तो दोस्तों क्वीर को इस तरह से याद करना कि देखो घर पे आपने पहली बार खीर बनाई और आपने वो अनोखी ही बना दी थी, विचित्र ही बना दी थी, आपने उसमें कोई भी टेस्ट नहीं था, मतलब आपका जो चीनी होती है, ठीक है, वो आप डालना भूल गए थे, तो विचित्र ही उसका स्वाद था। तो खीर हमने बनाई जिसका स्वाद जो था वो ओड ही था, वो कुछ अलग ही पन की बनी हुई थी, ठीक है। आई होप इस तरह से आप क्वीर को याद कर लोगे। और अबसर्ड, रिडिकुलस सिनोनिम्स होते हैं, इनका मतलब होता है मूर्खतापन या फिर हास्यपद, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा पॉजिटिव। दोस्तों पॉजिटिव का मतलब होता है क्या? कमी, ठीक है। इसका सिनोनिम्स आपको मैंने याद करवा के रखा है, स्कारसिटी, ठीक है। कि देखो अब सिटी, यहाँ पे पोज वर्ड मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं पोज की सेंस आएगी। सिटी बिल्कुल पोज हो गई है, ठीक है। देखो सिटी भी मिल गया, पोज भी मिल गया। सिटी पोज हो गई है, क्यों हो गई है? क्योंकि कोविड की वजह से ना वहाँ पे लोग आ रहे हैं, ना वहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों की और क्या, कारों की सिटी में क्या हो गई है? कमी हो गई है। इस तरह से रिलेट कर लेना, ठीक है। अब देखो सिंसियरिटी, तो इसका सिनोनिम बिल्कुल भी नहीं होगा। शॉर्टेज इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सिंसियरिटी तो आपको पता ही, जो बंदा सिंसियर बहुत होता है, ठीक है। और शॉर्टेज इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। शॉर्टेज का मतलब दोस्तों कमी, ठीक है। पब्लिसिटी ये भी नहीं होगा इसका सिनोनिम्स। डाउनफॉल, डाउनफॉल का मतलब है किसी का बुरा वक्त, जैसे कोई ऐसे बिजनेस, जैसे कोका कोला का आजकल जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गया है, आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है आपका स्कारसिटी, यानी कि शॉर्टेज आना। आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा। फिफ्थ पे आते हैं दोस्तों। फिफ्थ है हमारा स्क्वेंडर। देखो स्क्वेंडर का मतलब होता है आपका वेस्टफुल, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाता हो उसको स्क्वेंडर कहा जाता है। याद कर लेना इसको सुपर स्प्लेंडर की बाइक से। सुपर स्प्लेंडर की बाइक पे आप अगर घूमते रहोगे, चक्कर मारते रहोगे इधर उधर, तो उसमें पेट्रोल लगेगा और आप क्या करोगे? अल्टीमेटली घर वालों के पैसे वेस्ट करोगे, ठीक है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफ़ायती, ठीक है। थ्रफ्टी इसका सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, थ्रफ्टी। और वेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट का मतलब होता है दोस्तों क्या करना? बर्बाद करना, खर्चीलापन, ये स्क्वेंडर का मीनिंग होता है। और लीटर का मतलब होता है जो आपका गार्बेज होता है, कूड़ा कचरा होता है, उसको ही लीटर कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको स्क्वेंडर याद हो गया होगा और इसका सिनोनिम्स भी आपने राइट आंसर टिक किया होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे सिनोनिम्स। चलिए अब एंटोनिम्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे एंटोनिम्स है दोस्तों प्रिसाइज। देखो प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल ठीक, ठीक है, या आप बोल सकते हो यथार्थ, ठीक है। तो प्रिसाइज का ये मीनिंग होता है। तो देखो यहाँ पे आपको राइट आंसर टिक करना है, ये लिख लीजिएगा आप, ठीक और यथार्थ। वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर अपना आंसर लगा सकते हो, फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंडिसेंट। दोस्तों इंडिसेंट का मतलब होता है वल्गर, अश्लील, ये आपको पता होगा। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत, ठीक है। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दोस्तों आपका जिसमें क्या हो, अलग, आपकी भेद मतलब पहचाना जा सके, ठीक है। यहाँ पे इन नहीं है, डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, जिसमें आप डिफरेंस क्या कर सको, पता कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिसाइज का एंटोनिम्स आपको बताना है, प्रिसाइज का मतलब होता है ठीक और इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत। तो ये ऑप्शन सी में इनकरेक्ट इसका राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नदीर। नदीर का मतलब होता है दोस्तों जो आपका क्या होता है, निम्नतम बिंदु होता है। जैसे आपको मैंने रिलेट करवाया था वोकैबुलरी अप्रैल स्पेशल A to Z में कि नदी, नदीर में आपको वर्ड मिल जाएगा नदी। नदी जो होती है वो धरातल पर बहती है, ठीक है, यानी कि निम्नतम बिंदु होता है वो हमारा। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पीक लेवल, ठीक है, यानी कि उच्चतम बिंदु। अब पहाड़ों की जो चोटी होती है वो उच्चतम बिंदु होता है हमारा, और जो धरातल होता है वो निम्नतम बिंदु होता है, ठीक है। तो ऑपोजिट हो जाएंगे अल्टीमेटली दोनों ये। तो यहाँ पे जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। अगर आप एक सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने देखा तो जेनिथ और पीक दोनों का मतलब होता है दोस्तों क्या? शिखर, उच्चतम बिंदु, चोटी, ठीक है। तो आई होप इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। जेनिथ का मतलब भी उच्चतम बिंदु होता है, पीक का मतलब भी उच्चतम बिंदु होता है, और डेप्थ और बॉटम पे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप नदीर के आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में आपको दोनों में से एक ही आएगा, ठीक है। ये मैंने बाय मिस्टेक दोनों लिख दिए थे, फिर मैंने इसको काट के करेक्ट नहीं किया, मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, आपको बता दूंगा क्लियर। तो आई होप आपने ये नोट अच्छी तरह से कर लिया होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कमेंड। दोस्तों कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या दोस्तों? प्रशंसा करना, यानी कि किसी को क्या करना? चीयर अप करना, किसी की प्रेज करना, यही इसका सिनोनिम्स होता है। लेकिन हमें एंटोनिम बताना है। तो देखो फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, रिक्वेस्ट का मतलब विनती होता है,
रिकमेंड का मतलब होता है किसी को परामर्श देना, सिफारिश करना, और क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है आलोचना करना। तो ऑप्शन डी में जो आंसर है हमारा क्रिटिसाइज़, यही क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है किसी को आलोचना करना, किसी की क्या करना, मतलब आलोचना करना, उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहना। ठीक है, तो प्रशंसा करना, कमेंड इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्रिटिसाइज। ठीक है, तो कमेंड को इस तरह से याद करना कि देखो कुछ लोग आएंगे जो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे। ठीक है, कमेंट को थोड़ा सा रिलेट करना, कुछ कमेंट होते हैं जो प्रशंसा करते हैं और कुछ जो होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करना आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं दोस्तों। फोर्थ है हमारा एक्स्ट्रा वेगेंट या एक्स्ट्रा वेजेंट। ठीक है, मैंने इसको एक्स्ट्रा वेजेंट पढ़ा है अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्यों आपको बताता हूँ। देखो वेज का मतलब होता है कमाई। ठीक है, और वेज का एक्स्ट्रा खर्च कर लेना क्या हो जाता है, खर्चीलापन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब है क्या, खर्चीला। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्या करते हो, पैसा खर्चता हो इंसान, उसको एक्स्ट्रा वेगेंट कहा जाता है। तो माइजरली का मतलब तो आपको पता है, कंजूस, पहले भी याद करवा के रखा है। मीन का मतलब है मतलबी। नैरो माइंडेड का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, जो बहुत कम जिसकी सोच रखता हो वो। ठीक है, और इकोनॉमिकल का मतलब होता है दोस्तों किफ़ायती, जो बहुत पैसे बचाता हो। ठीक है, जो मतलब अपने पैसे को बहुत ज़्यादा बचाता हो, उसको इकोनॉमिकल किफ़ायती कहा जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब है खर्चीला, और इसका मतलब हो जाएगा इकोनॉमिकल किफ़ायती। देखो अगर कहीं ना कहीं आपका माइजरली भी ऑप्शन में होगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा, तो आप माइजरली को भी आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों दे के रखे हैं इकोनॉमिकल को, तब आप प्रेफरेंस ज़्यादा दोगे। ठीक है, और अगर आपका इनमें से कोई एक है तो माइजरली को भी आप टिक कर सकते हो, क्योंकि माइजरली का मतलब होता है कंजूस, जो बहुत कम पैसे खर्चता हो। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको दो ही देके रखे होंगे, सॉरी एक ही देके रखा होगा इन दोनों में से। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ऑलमोस्ट क्या होता है, एंटोनिम होता है एक्स्ट्रा वेगेंट का। इन दोनों का मतलब यही होता है, कंजूस। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिफ्थ वर्ड पे आते हैं दोस्तों। फिफ्थ वर्ड है हमारा फैसिलिएट। फैसिलिएट का मतलब होता है क्या, सुगम बनाना, कोई चीज़ आसान बनाना। ठीक है, सुगम बनाना यानी कि इजी करना कोई चीज़। कैसे याद करना है, देखो फैसिलिएट को थोड़ा सा रिलेट करना फैसिलिटी से। ठीक है, जब हमें फैसिलिटी मिलती है तो हमारी लाइफ क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट आपको बताना है। हेल्प का मतलब तो होता है सहायता, रिजेक्ट का मतलब आपको पता है, डिफीट का मतलब भी आपको पता है, हराना। ऑप्शन डी में हिंडर दे के रखा है दोस्तों। हिंडर का मतलब होता है बाधा क्रिएट करना, आपका क्या करना, बाधा डालना, अवरोध पैदा करना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो हिंडर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा, सुगम बनाना, और क्या करना, रास्ता मुश्किल बनाना, कठिन करना। ठीक है, हिंडर का मीनिंग होता है। तो आई होप अच्छी तरह से आपने ये भी कर लिया होगा। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज मैं लेकर आया हूँ, जिसका नाम है दोस्तों लर्न वे। लर्न वे पे आप 25 से ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अच्छी बात मुझे इस टेस्ट सीरीज़ की ये लगी कि आप किसी भी टेस्ट को 2 बार अटैम्प्ट कर सकते हो। यानी दोस्तों किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको एक सेट लगाने के लिए एक ही अटैम्प्ट मिलता है, लेकिन लर्न वे आपको 2 अटैम्प्ट प्रोवाइड करता है किसी भी टेस्ट को लगाने के लिए। तो पर्सनली मैं इसको यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छा यहाँ पे कंटेंट आपको मिल जाएगा, आपको सेटिस्फेक्शन पूरी की पूरी मिल जाएगी इसको लगाने के बाद। तो आपको मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि इसको ज़रूर से आप बाय कर लें दोस्तों। अभी ऑफर चल रहा है 25% ऑफ का, तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो तो दोस्तों जल्दी परचेज़ कर लीजिएगा। आपको 299 की जगह 225 का ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा कूपन कोड RISE25 अप्लाई करना होगा। जैसे आप इसको अप्लाई करोगे आपको 25% ऑफ हो जाएगा और ये सीरीज़ 225 की मिल जाएगी। तो हरियप दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस ऑफर का फ़ायदा उठा लें और इसको ज़रूर से प्रैक्टिस कर लें दोस्तों, बहुत आपको एग्जाम में ये हेल्प करेगा। एक्स और वाई दोनों ग्रुप के लिए आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नोइंग एवरीथिंग। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो ऑप्शन ए में है ओमनीसिएंट। सबसे पहले तो आपने एक रूट वर्ड है ओमनी, इसको नोट कर लेना है। ओमनी का मतलब है सर्वत्र, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ, ओमनी का मतलब है सब कुछ। देखो ओमनीसिएंट, सिएंट का मतलब होता है साइंटिस्ट से रिलेट करना। अब साइंटिस्ट को सब कुछ पता रहता है, ठीक है, तो जो सब कुछ पता रहता है उसको ही क्या कहा जाता है, नोइंग एवरीथिंग। ठीक है, ओमनीसिएंट उसको ही कहा जाता है जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, ओमनी का मतलब सब कुछ, सिएंट का मतलब होता है बुद्धिमान, जो सब कुछ जानता हो उसको ओमनीसिएंट कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा ओमनी, जिसका मतलब है सब कुछ। पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल, तो जो सब में क्या हो, शक्तिशाली हो, उसको ओमनी पोटेंट कहा जाता है। ठीक है, ओमनी का मतलब आपको बताया सब कुछ, सभी जगह।
ठीक है। प्रेजेंट का मतलब है उपस्थित होना, जो सभी जगह प्रेजेंट होगा उसको ओमनी प्रेजेंट कहा जाएगा। ऑप्शन डी में है ऑलमाइटी, जो कि गॉड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए था, ओमनीसिएंट, ठीक है। जो सब कुछ जानता है उसको ओमनीसिएंट कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, की जो बुक पब्लिश की जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, ठीक है। या फिर एक और इसमें पूछा जा सकता है, चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, पिताजी की मृत्यु के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसको क्या कहा जाता है। या फिर जो आपकी बुक पब्लिश करता है ऑथर, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, पोस्थुमस। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पोस्थुमस, ठीक है। आई होप आपने ये राइट आंसर टिक किया होगा। तीसरा दोस्तों, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो कि आपके ज़मीन पे भी रहते हो और आपके वाटर पे भी रहते हो। फॉर एग्जांपल आपका मेंढक, ठीक है। तो मेंढक जो है वो आपकी ज़मीन पे भी रहती है और पानी के अंदर भी रहती है, तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। उनके मतलब उन प्रजातियों को क्या कहा जाता है एनिमल्स की, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। एम्फीबियन उनको कहा जाता है, एम्फीबियन। एम्फीबियन ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपके लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं, ठीक है। अमोर्फस का मतलब होता है दोस्तों जिसकी कोई निश्चित शेप ना हो, और एम्बीवेलेंट का मतलब होता है अनडिसाइडेड, जो आपका मतलब कंफ्यूज टाइप हो, अस्पष्ट हो, जो मतलब निर्णय नहीं कर पा रहा हो, उसको क्या कहा जाता है, एम्बीवेलेंट कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट आंसर ये आपने टिक किया होगा, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं दोस्तों, अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को मार दे पॉलिटिकल रीजन के लिए, उसको क्या कहा जाता है, क्रिमिनल कहा जाता है, मर्डरर कहा जाता है, असैसिन कहा जाता है, या हैंगमैन कहा जाता है। तो याद रखना, उसको कहा जाता है असैसिन, ठीक है। जो पॉलिटिकल रीजन के लिए किसी की हत्या कर देता है उसको असैसिन कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पे आते हैं दोस्तों, फिफ्थ है हमारा, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लिटरेचर और आर्ट की क्या ना करता हो, कदर ना करता हो, केयर ना करता हो, उसको क्या कहा जाता है, तो इसको पोज करना, सोचना क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों फिलिस्टीन। फिलिस्टीन का मतलब होता है जो व्यक्ति लिटरेचर और आर्ट की कदर नहीं करता है, ठीक है। बारबेरियन, प्रिमिटिव, इन दोनों का मतलब होता है आपका असभ्य, जंगली, और इलिटरेट का मतलब होता है आपको पता है अनपढ़, ठीक है, जो एजुकेटेड ना हो। तो आई होप ये आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 5 में से 5 ही सही कर लिए होंगे, फिर भी आपने अपना स्कोर बताते रहना है। चलिए अब इडियम्स एंड फ्रेज की बारी है। इडियम्स एंड फ्रेज आपको बताने हैं। सबसे पहले है देखो, टू रैंगल, आई होप आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। टू रैंगल, WRANGEL, रैंगल ओवर एन एसेस शेडो, ठीक है। आपका एस क्या होता है, गधे, गधे की परछाई पे लड़ना, ठीक है। इसका मीनिंग आपको बताना है। तो टू एक्ट इन फूलिश वे, ठीक है, मूर्खतापूर्ण आपके तरीके से एक्ट करना, काम करना। टू कर्ल ओवर ट्रिफल्स, आपकी छोटी मोटी बातों के लिए लड़ना। टू वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट, व्यर्थ की चीज़ों पे व्यस्त मतलब टाइम वेस्ट करना, ठीक है। टू वेस्ट मनी ओवर ट्रिफल्स, छोटी मोटी बातों के लिए मनी वेस्ट करना। क्या इसका राइट आंसर होगा, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स। ट्रिफल्स का मतलब होता है लड़ाइयाँ, छोटी मोटी बातों पे जो लड़ाइयाँ होती रहती हैं उनको ट्रिफल्स कहा जाता है। क्वारल का मतलब होता है झगड़ना, ठीक है। तो छोटी मोटी बातों पे लड़ाई करते रहना ही इसका मीनिंग होता है टू रैंगल ओवर एन एसेस शेडो, ठीक है। तो देखो गधे की परछाई पे कौन लड़ेगा, ये एक थोड़ी सी सीली बात हुई ना, अलग सी बात हुई, तो ये थोड़ा सा आपने याद रख लेना है, टू कर्ल ओवर ट्रिफल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड है दोस्तों, कम अक्रॉस। कैम अक्रॉस आपको मीनिंग इसका बताना है क्या होता है, अंडरस्टूड क्लियरली, टू मीट ए पर्सन, टू टॉक ए पर्सन, टू कम बाय रोड। तो इसका होता है दोस्तों टू मीट ए पर्सन, ठीक है, किसी व्यक्ति से मिल जाना कम अक्रॉस का मीनिंग होता है, ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा। तीसरा देखो, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक का मीनिंग आपको बताना है, अ प्लीजेंट सिचुएशन होती है, एंड ईजी कोई सिचुएशन होती है। टू लिसन टू द म्यूजिक होता है, या अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है। देखो इसको थोड़ा सा रिलेट करना कि देखो पर्सनली मैं बात करूं, मुझे गाना गाने नहीं आता है, ठीक है, मैं बहुत बेसुरा हूं, और अगर मुझे म्यूज़िक को थोड़ा सा रिलेट करना सॉन्ग से, ठीक है, क्योंकि म्यूज़िक सॉन्ग थोड़ा सा मतलब इनमें कनेक्शन है ही है ना। तो अगर मुझे क्लास में सॉन्ग बोल मतलब गाने के लिए खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि सम टाइम क्या होता है दोस्त लोग बोलते हैं कि इसको आता है, तो ना चाहते हुए भी आगे जाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि टू फेस द म्यूज़िक का मतलब है हमें सॉन्ग गाने के लिए स्टेज पे आगे बुला लिया गया, अब हमें आता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक ऑकवर्ड महसूस करेंगे। तो वो सिचुएशन कैसी होगी हमारे लिए, खुशी की सिचुएशन होगी,
अच्छी सिचुएशन होगी, इजी सिचुएशन होगी, या टू लिसन टू द म्यूजिक? ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा इसका। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अनप्लीजेंट सिचुएशन। वो हमारे लिए अप्रिय सिचुएशन होगी, क्योंकि हम वहाँ पे रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि अब हमें गाना गाने तो आता नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती आप सभी के साथ भी ऐसा हुआ होगा स्कूल टाइम में कि आपके दोस्तों ने ज़बरदस्ती बोल दिया हो कि हाँ इसको आता है, इससे गाना गवाओ, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि टू फेस द म्यूजिक का मतलब है अनप्लीजेंट सी सिचुएशन क्रिएट कर लेना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ है देखो, एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है दोस्तों आपका क्या होता है, एट एनिमिटी, दुश्मनी होना, ठीक है। डैगर्स ड्रॉन का मीनिंग होता है, अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है, ठीक है। फिफ्थ आते हैं दोस्तों हमारा, फिफ्थ है बेड ऑफ रोजेस। पिछली वीडियो में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको याद करवाया था बेड ऑफ थॉर्न्स, THORNS। तो बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब मैंने आपको बताया था, कांटों भरा बेड, जिसका मतलब है अनप्लीजेंट सिचुएशन हमारी क्रिएट हो जाना, ठीक है। बेड ऑफ रोजेस कब होते हैं? जब आपका न्यूली मैरिड कपल होते हैं तो उनकी क्या होती है, सुहागरात होती है, ठीक है। स्माइल करके होंगे। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब है कि बेड पे रोज़ होना, है ना, फूल ही फूल होना। तो वो आपके लिए क्या होगा, वेरी सॉफ्ट बेड होगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेज का हिडन मीनिंग होता है, ठीक है। डल लाइफ, बोरिंग लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। वो बिलोंग टू भी इसका नहीं होगा। फुल ऑफ जॉयज़ होगा, यानी कि पूरी की पूरी वहाँ पे क्या होना, खुशी होना, फुल ऑफ जॉयज़ होगा, ठीक है। तो आफ्टर सिलेक्शन आपका भी बेड ऑफ रोजेज़ होगा, और फुल ऑफ जॉयज़ यानी कि खुशी भरी क्या होंगे, वो मोमेंट होंगे। तो आई होप आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। बेड ऑफ थॉर्न्स और बेड ऑफ रोजेज़ को रिलेट कर लेना, ठीक है। बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न्स का मतलब होता है दोस्तों कांटे, तो कांटों भरा बेड, अनप्लीजेंट सिचुएशन, और बेड ऑफ रोजेस, फुल ऑफ जॉयज़। आई होप आप इसको अच्छी तरह से रिलेट कर लोगे। तो ये थे हमारे 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप आपने सभी के सभी करेक्ट किए होंगे। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा मेरा गला ख़राब है, तो गला साथ नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा आपको आवाज़ थोड़ी अलग सी लग रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करते रहना है, अपना स्पेलिंग यहाँ पे ढूंढना है कौन सी यहाँ पे राइट स्पेलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कमेटी की स्पेलिंग आपको बता देता हूँ। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ही कंटिन्यू किया होगा। तो देखो कमेटी में आपका डबल M आता है, और उसके बाद डबल T आता है, और डबल E आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में, क्योंकि यहीं पे हमारी वो स्पेलिंग है जिसमें ये सब कुछ देके रखा है, ठीक है। तो आई होप आपने कमेटी की स्पेलिंग सही से कर ली होगी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा करप्ट। करप्ट की स्पेलिंग आपको बतानी है, कौन सी इनमें से होगी। तो वीडियो को पॉज करना, मैं आपको यहाँ पर राइट आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करप्ट। करप्ट का यही हमारा क्या होता है, मीनिंग होता है, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग होती है। आई होप आपने ये राइट आंसर टिक किया होगा। उसके बाद बताना है आपको बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो बुके की स्पेलिंग आपको बतानी है, इनमें से कौन सी होगी, ऑप्शन ए, बी या सी या फिर डी। वीडियो को पॉज करना। अब आपको आंसर मैं बता देता हूँ। इसका स्पेलिंग होता है दोस्तों BOUQUET, ये हमारी बुके की स्पेलिंग होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही वो स्पेलिंग हमें देके रखी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरेनर। तो फॉरेनर की स्पेलिंग आपको वीडियो पॉज करना है, कौन सी इनमें से होती है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करना, फिर अपना आंसर ढूंढना। अब आपको आंसर बता देता हूँ कि फॉरेनर की स्पेलिंग होती है FOREIGNER। तो फॉरेनर की स्पेलिंग होती है ऑप्शन ए में जो देख के रखी है, यही राइट आंसर होता है। बाकी ये गलत स्पेलिंग इसकी होती है, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग इनमें से कौन सी सही होती है, या वो ये होती है, या ये होती है, या ये होती है, या फिर ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा है, तो इसको भी आप राइट आंसर मान के टिक मत कर दीजिएगा। वीडियो को पॉज करना, इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में रिवील करूँगा, ठीक है। तब तक ये आंसर हिडन रहेगा, कॉन्सील रहेगा, गुप्त रहेगा, छिपा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपने ज़रूर से कमेंट बॉक्स में डालना है कि वैक्यूम की स्पेलिंग कौन सी आपकी राइट होगी। क्योंकि ये इसका रीज़न ये है कि देखो वैक्यूम की स्पेलिंग अगर मैं बता दूंगा ना कि कौन सी इसमें होती है, फिर भी आप थोड़ा सा इग्नोर करके क्या कर जाओगे इसको, हाँ कि ये मुझे आती है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आ गई तो आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दोगे। इसीलिए आपको थोड़ा मेहनत करने के लिए, सर्च करने के लिए टाइम दे रहा हूँ कि वीडियो को पॉज करो, वैक्यूम की स्पेलिंग ढूंढो, और ऑन द स्पॉट अभी कमेंट कर डालो। जब आपके कमेंट आएंगे आपको पता होगा एग्ज़ाम में अगर ये वैक्यूम आ गया तो आपको फिर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसकी स्पेलिंग ढूंढ कर, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। अब वीडियो को ख़त्म करते हुए आगे चलते चलते भी करते हैं, ठीक है। तो चलते चलते बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। तो
इसमें आपने वीडियो को पॉज करते करते चलना है और राइट आंसर यहाँ पे टिक करते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है नाउन फॉर्म ऑफ डार्क। डार्क का क्या बताना है आपको, नाउन फॉर्म बताना है, ठीक है। तो डार्क का सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो किस पार्ट ऑफ स्पीच में है, नाउन है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। तो देखो डार्क का मतलब क्या होता है, अंधेरा, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं इट इज़ टू डार्क, आज बहुत अंधेरा है ना। तो डार्क जो है वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, ना ये नाउन है ना ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब फॉर्म हो जाएगी इसकी डार्कन। जब भी लास्ट में ई एन लगता है या शुरू में ई एन लगता है, जैसे एनकरेज, ठीक है, तो ये होती है वर्ब फॉर्म। लास्ट में ई एन लग जाए या शुरू में ई एन लग जाए तो ये वर्ब फॉर्म होती है। डार्क जैसे हम क्या बता रहे हैं, आज की खासियत बता रहे हैं, ठीक है, कि आज बहुत क्या है, डार्क है, आज नाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अंधेरी है, ठीक है, काली रात है। तो डार्क एडजेक्टिव होता है, विशेषता बताता है ये, ठीक है। और यहाँ पे डार्क ही दे के रखा है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। डार्कली इसका एडजेक्टिव हो जाएगा और डार्कनेस इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आपको बता के रखा है कि नेस जब लगता है लास्ट में तो वो क्या होता है, आपका नाउन फॉर्म होता है। जैसे हैप्पी का मतलब क्या होता है, हैप्पी का मतलब होता है खुश, लेकिन जैसे ही हैप्पीनेस आ जाता है तो इसका ये नाउन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा। सेकंड है वर्ब फॉर्म ऑफ हाइट। हाइट का आपको क्या बताना है, वर्ब बताना है। तो सबसे पहले हाइट का आइडेंटिफाई करो पार्ट ऑफ स्पीच किस फॉर्म में है। तो क्या ये वर्ब फॉर्म में है, ये वर्ब फॉर्म में नहीं है, आगे बताऊंगा क्यों नहीं है। नाउन फॉर्म में है या फिर एडजेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में भी नहीं है, ये आपकी नाउन फॉर्म में है, क्योंकि देखो हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। और आप क्या बोलते हैं, जैसे बिल्डिंग इज़ वेरी हाइट, ठीक है, जैसे बिल्डिंग इज़ वेरी हाइट, बिल्डिंग बहुत ऊंचाई है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं बिल्डिंग इज़ वेरी हाई, ठीक है। द बिल्डिंग या बिल्डिंग इज़ वेरी हाई। हाई का मतलब क्या होता है, ऊंचा, क्योंकि आप क्या बता रहे हो, बिल्डिंग की खासियत जब बता रहे हो तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। तो हाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हाइट जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। हाईली आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवर्ब हो जाएगा। और आपको वर्ब फॉर्म बतानी है किसकी, हाइट की। तो हाइटन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में, क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी बताया कि जब शुरू में ई एन लग जाए या लास्ट में ई एन लग जाए तो वो वर्ब फॉर्म को बताता है। ये आपको रूल पता होगा, फिर भी नहीं पता है, नए आए हो इस वीडियो पे तो आप सर्च कर सकते हो हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन वर्ब एडजेक्टिव बाय द राइजिंग सोल्जर। वीडियो रिकमेंड हो जाएगी, आप उसको ज़रूर से देख लेना, उसमें जो भी बताया है उसको अच्छी तरह से याद कर लेना, बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन थे हमारे नाउन और वर्ब आइडेंटिफिकेशन के। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है अब, यंग वन बताना है किसका, शीप का। तो शीप क्या होती है, भेड़ होती है, इसका जो बच्चा होता है, ठीक है, उसको आपको बताना है क्या कहते हैं। तो देखो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी मांसाहारी हमारे एनिमल्स होते हैं उनके बच्चों को कब कहा जाता है। जैसे आपको बताया था लोइन, ठीक है, फोक्स बताया था और बियर बताया था, ठीक है। और आपकी शार्क भी होती है, ठीक है, शार्क भी आपको पता है मांसाहारी होती है, वो भी मछलियों को खाती रहती है, छोटी छोटी जो मछलियाँ होती है। तो ये क्या होते हैं, इनके बच्चे को कब कहा जाता है, ठीक है, CUB कब, ठीक है। अब जो शाकाहारी होते हैं आपके काफ, उनके बच्चों को काफ कहा जाता है। शाकाहारी जैसे आपके आगे, जैसे आपकी एक तो गाय आ गई, ठीक है, कैटल आ गए, ठीक है, कैटल के बच्चों को क्या कहा जाता है, काफ कहा जाता है। फिर आपके व्हेल, ठीक है, व्हेल भी एक मछली होती है जो आपकी शाकाहारी होती है। जिराफ आ गए आपके, ठीक है। तो इनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे शाकाहारी होते हैं, तो इनके बच्चों को क्या कहा जाता है, काफ कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस आपको बताता चलूँगा ना, तो बहुत आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा फोल। तो फोल जो होता है दोस्तों हॉर्स, ठीक है, हॉर्स के बच्चे को फोल कहा जाता है। और राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे लैम्ब। दोस्तों लैम्ब का ही मतलब होता है आपका जो क्या होता है, शीप का यंग वन होता है, बच्चा होता है, उसी को ही लैम्ब कहा जाता है, मेमना कहा जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फेमिनाइन ऑफ शीप। शीप का क्या बताना है आपको, फेमिनाइन बताना है। तो क्या होता है, यू होता है, हाँ बिल्कुल यू होता है। शीप का जो आपका फेमिनाइन होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका यू होता है, ठीक है। अच्छी तरह से नोट आपने कर लेना है। दो होती है आपकी रैबिट की, ठीक है, रैबिट की और कंगारुओं की, और आपकी किसकी, कंगारू की स्पेलिंग अच्छी तरह से नोट कर लेना, कंगारू की और डियर की, ठीक है, हिरन की। इनके जो आपकी फेमिनाइन होती है उसको डो कहा जाता है। नैनी होती है आपकी गोट की, ठीक है, गोट की प्रजाति की नैनी होती है फेमिनाइन। और जैनी होता है आपकी डंकी की, गधे की, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से नोट करते रहना, साथ साथ में बहुत हेल्प मिलेगी अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डैश ऑफ बीज। मधुमक्खियों के झुंड को क्या कहा जाता है। तो उनके झुंड को, वीडियो को पॉज करना, राइट आंसर लगाना,
उनके झुंड को कहा जाता है स्वार्म, ठीक है। स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों के झुंड को कहा जाता है स्वार्म। आई होप आपने ये राइट आंसर टिक किया होगा, नहीं पता था तो लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। और ट्रूप कहा जाता है दोस्तों जो शेरों और जो बंदरों के झुंड होते हैं या दल होते हैं उनको ट्रूप कहा जाता है। स्ट्रिंग कहा जाता है ऊँटों की जो पंक्ति होती है, ठीक है, उनको स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स कहा जाता है। आई होप ये आपको अच्छी तरह से अब क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की हमारी वीडियो 4 का। प्लूरल बताना है आपको मैन सर्वेंट का। वीडियो को पॉज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो मैन सर्वेंट का आपको क्या बताना है, प्लूरल बताना है। वीडियो को पॉज करना, आई होप पॉज किया होगा, अब आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखो ऐसे नाउन के हमेशा दोनों वर्ड्स को क्या किया जाता है, प्लूरलाइज किया जाता है, ठीक है। तो मैन का मैन हो जाएगा, अगर आपने मैंस किया था तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मैन और आगे सर्वेंट का भी क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक है। सर्वेंट का क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स हो जाएगा। तो अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन 8 किया था तो ये गलत था, क्योंकि मैन यहाँ पे प्लूरलाइज नहीं किया गया था, सर्वेंट ही प्लूरलाइज किया गया था। ऑप्शन डी में सिर्फ एक ही को प्लूरलाइज किया गया था, इसको नहीं किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों को ही प्लूरलाइज किया गया, ठीक है। आगे और सारे हम लेंगे, जैसे मैन हेटर्स लेंगे, ठीक है, वुमेन लवर लेंगे, वुमेन हेटर लेंगे, वुमेन सर्वेंट लेंगे, मेड सर्वेंट लेंगे। तो ये आपकी मिशन मंजिल में इसी तरह से वीडियोज़ आगे आती रहेंगी, तो ये टेंशन मत लेना, ये सब कुछ हम करवा देंगे इसी सीरीज़ में, ठीक है। तो मैन सर्वेंट को याद रख लेना कि मैंस क्या होता है, सर्वेंट्स होता है। आई होप आपने राइट आंसर ही टिक किया होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की मिशन मंजिल की 4th वीडियो के क्वेश्चन। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। फिर भी आपने कमेंट करना है, सिनोनिम में आपने कितना स्कोर किया, एंटोनिम में आपने कितना स्कोर किया, उसके बाद आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कितना स्कोर किया, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेज में कितना स्कोर किया, उसके बाद स्पेलिंग में अपना कितना स्कोर किया, ये आपने ज़रूर से बताना है। और लास्ट में आपने लिखना है चलते चलते में आपने कितने स्कोर किया।